Assalamu alaikum, dear students. I hope so. You all are fine. Dear students, आज हम CS 201 के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 8, 9 एंड 10 को कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 8 में काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कुछ इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में देखा। तो जैसे अगर आपने मेरी अभी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप मेरी लास्ट वीडियो को देखें इस सीरीज की, जिसमें मैंने डिटेल में इफ एल्स इफ के बारे में बताया है। ये जो मैं सीरीज बना रहा हूँ मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए, ये जो वीडियो मैं काफ़ी टाइम बाद ये अपलोड कर रहा हूँ। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि इस सीरीज़ को कंप्लीट किया जाए। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन करनी, क्योंकि मिड टर्म एग्जाम्स भी अब नज़दीक हैं। तो खैर मैं अब ये इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मैं सीरीज़ कंप्लीट कर दूंगा। तो आज हम लेक्चर नंबर 8 को देखते हैं। लेक्चर नंबर 8 में जो हमारे पास टॉपिक्स हैं, सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ जो हम टॉपिक को कवर करेंगे। और मैं आपको मेक श्योर करवाता हूँ कि ये जो सीरीज़ ये जो मैं बना रहा हूँ, इसमें मैं आपको थ्योरेटिकली चीज़ें ज़्यादा बताऊंगा, क्योंकि जो जैसे जो आपके एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम में, उसके बारे में बताऊंगा। एंड इसके अलावा जैसे आपके जो आपके प्रैक्टिकली पोर्शंस हैं, प्रैक्टिकल के लिए मैंने एक अलग सीरीज बनाई हुई है, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा आपको। वो जो मैंने सीरीज बनाई हुई है वो बहुत ज़्यादा मैंने प्रैक्टिकली पोर्शंस को उसमें कवर किया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा मैंने देखी हैं वीडियो लेक्चर्स, मैंने यूट्यूब में देखी हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपलोड किए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कम ही उसको कवर करते हैं। तो मैंने इसलिए प्रैक्टिकली किया है, क्योंकि देखिए जब आपको चीज़ की प्रैक्टिकली आपको आइडिया नहीं होगा तो उस चीज़ का करने का फ़ायदा नहीं है। ये जो आईटी फील्ड है इसमें आपकी प्रैक्टिकली ज़्यादा चीज़ें देखी जाती हैं, थ्योरेटिकली कोई चीज़ें नहीं देखी जाती। थ्योरेटिकली आपके कॉलेज की लाइफ तक ही अच्छे रहते हैं। तो आपके पास मेन स्किल होनी चाहिए, सी प्लस प्लस आपको आनी चाहिए। सी प्लस प्लस काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। तो खैर मैं ज़रा इन डीपली डिटेल में नहीं जाता, मैं आज यही इस सीरीज को स्टार्ट करता हूँ। तो लेक्चर नंबर 8 में जो हमारे पास टॉपिक्स वो है, सबसे पहले है स्विच स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। ओके, जो मेन टॉपिक्स हैं। देखिए स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, स्विच स्टेटमेंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था इफ एल्स इफ में हमने क्या किया था। इफ एल्स इफ के अंदर आज हमारे पास काफ़ी सारे कंडीशंस होती हैं। तो उसमें जब हमारे पास बहुत सारे कंडीशंस हो और उसमें हमें कोई एक कंडीशन चूज करनी हो, तो उस टाइम पे हम इफ एल्स इफ यूज करते हैं। लाइक जब हमारे पास 3 या 3 से 4 5 मतलब 3 से ज़्यादा जब हमारे पास कंडीशंस होती हैं, तो उस टाइम पे हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो ये जो स्विच स्टेटमेंट है, स्विच स्टेटमेंट का भी सेम प्रोसीजर है, मतलब सेम सिंटैक्स है, वर्किंग भी सेम है, सब कुछ इसका सेम है। बट सॉरी, इसमें जो सिंटैक्स है वो डिफरेंट है। वर्किंग प्रोसेस सेम है बट सिंटैक्स डिफरेंट है। ओके, तो सिंटैक्स में चेंजेस है, बाकी जो भी टास्क परफॉर्म करेंगे वो सेम है इसका। ओके, तो इसमें मैं आपकी इस वीडियो में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उस वेबसाइट का नेम है W3 स्कूल। W3 स्कूल के अंदर आपकी सी प्लस प्लस बहुत ही ज़्यादा डिटेल में लिखी गई है प्रैक्टिकली। देखिए मैं हमेशा जो स्टूडेंट्स को जो मैं चीज़ रिकमेंड करता हूँ, मैं हमेशा इस एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी प्रैक्टिकल पे ज़रा फोकस करें। क्योंकि देखिए जब तक आपको अपने हाथों से कोई भी प्रोग्राम बनाने नहीं आएगा, आप उस वक्त तक सी प्लस प्लस में कामयाब नहीं हो सकते। जो कोई भी स्टूडेंट्स आईटी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, तो उसके लिए मेरी एक चीज़ यही एडवाइस है कि आप अपना प्रैक्टिकल को ज़्यादा फोकस करें। कभी भी आपको थ्योरेटिकली डेफिनेशंस याद करने से आपकी चीज़ें कवर नहीं होती। प्रैक्टिकली आई नो बहुत टफ चीज़ें होती हैं। स्टार्ट में कोई भी चीज़ इंसान शुरू से फर्स्ट टाइम करेगा उसके लिए चीज़ वो मुश्किल होती है, लेकिन जब आस्ता आस्ता चीज़ें
चलती हैं तो वो ही चीज़ आपके लिए आसान हो जाती है, आपके फिंगर टिप पे आ जाती है। तो मेरी जो जर्नी थी, मेरी भी स्टार्ट में बहुत मुश्किल थी, लेकिन आस्ता-आस्ता मेरी भी चीज़ें ये कवर हो चुकी हैं। तो ख़ैर, मैं आपको ये W3 स्कूल के बारे में बताता हूँ। W3 स्कूल में आपकी हर एक चीज़ लिखी हुई है। आपकी प्रोग्रामिंग, सारी प्रोग्रामिंग, जितनी भी प्रोग्रामिंग टूल्स यूज़ होते हैं, आपके लिखे, लाइक जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एसक्यूएल, पाइथन, PHP, बूटस्ट्रैप, बहुत ज़्यादा, इसके अलावा भी और भी बहुत ज़्यादा हैं। और इसमें C++ भी इसमें ऐड है। तो C++ में एक टॉपिक है स्विच। स्विच के बारे में, आपके बारे में ये एक टॉपिक यहाँ पे आ रहे हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगा, ओके? तो इसका सिंटैक्स आप यहाँ से देखें। सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स के मुताबिक सबसे पहले है आपका स्विच, स्विच वर्ड, एक्सप्रेशन, आपकी वैल्यू जो आप इनपुट करेंगे यूज़र से। फिर इसके बाद केस, हम इफ एल्स इफ में इफ एल्स इफ वर्ड यूज़ करते हैं, कीवर्ड यूज़ करते हैं, बट स्विच स्टेटमेंट में हम केस वर्ड यूज़ करते हैं, ओके? फिर उसके बाद केस वाई, वाई एक्स, ये लाइक आप ये सोच रहे होंगे ये केस, सबसे पहले ये जो केस है इसके साथ ये एक्स क्यों लिखा गया है? एक्स आपकी कंडीशन है, ओके? एक्स आपकी कंडीशन में आके प्रैक्टिकली करता हूँ तो इसके बारे में मैं आपको मजीद इस आपकी वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, ओके? उसके बाद है ये केस वाई है, और इसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होती है, ओके? ये आपकी होती है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट के बारे में मैं अगर ये इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँ और डेव C++ के अंदर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। इसका सबसे पहले मैं फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, ताकि ये आपको चीज़ क्लियर ही नज़र आ जाए। इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं 50 कर देता हूँ, ओके, इनफ, इतना बहुत है, ओके? जैसे अब ये देखें, स्विच स्टेटमेंट क्या है? स्विच स्टेटमेंट में सबसे पहले आपकी कीवर्ड, एक्सप्रेशन, कंडीशन यूज़ होती हैं, ओके? अब इसमें एक चीज़ है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है? ब्रेक स्टेटमेंट हमेशा आपके प्रोग्राम्स को स्टॉप करती है। लाइक जैसे अगर आप देखें, इसमें हमारे पास कोई ब्लॉक नहीं है, लाइक इसमें कोई ओपन क्लोजिंग ब्रैकेट्स नहीं है, ये कोड ब्लॉक के अंदर। ये कोड ब्लॉक क्या है? कोड ब्लॉक के अंदर आप अपनी स्टेटमेंट्स लिखेंगे। स्विच स्टेटमेंट को मैं यहाँ, क्योंकि ये वीडियो में ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा, इसमें मैं आपको जस्ट एक आइडिया दूँगा। स्विच स्टेटमेंट के मुतालिक जो मेरा प्रैक्टिकली एग्जांपल्स के साथ प्रोग्राम, वो मैंने एक वीडियो बनाई है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको अभी मिल जाएगी। उस वीडियो पे आप जाएँ, उस वीडियो के अंदर मैंने स्विच स्टेटमेंट को प्रैक्टिकली 3 से 4 एग्जांपल्स के साथ मैंने किया हुआ है। आप ये वो वहाँ से देख सकते हैं, ओके? तो इसमें ये जो पोर्शन है, ये इस पोर्शन में हम लिखते हैं, इसका स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट क्यों यूज़ होती है सबसे पहले? सबसे पहले ब्रेक स्टेटमेंट इसलिए यूज़ होती है, यहाँ पे जो आप लिखते हैं अपना प्रैक्टिकल पोर्शन, उसको स्टॉप करने के लिए आप ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट को आप यूज़ करेंगे जब तक आपकी, जब अगर लेट्स सपोज़ अगर आपकी ये केस 1 की कंडीशन अगर आपकी ट्रू हो जाती है, तो ये जो चीज़ आपकी ऑटोमैटिकली आपकी ये एग्ज़ीक्यूट होगी, जहाँ पे यहाँ पे जो भी आप अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है कि ब्रेक स्टेटमेंट आपके प्रोग्राम को यहाँ पे स्टॉप कर देगी। फिर केस वाई के अंदर, क्योंकि फिर ये हमारी सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन के अंदर यहाँ पे जो चीज़ होगी उसको रोकेगी आपकी ये ब्रेक स्टेटमेंट। अगर आप ये ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ नहीं करेंगे, दोबारा सुने, अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, तो प्रोग्राम आपकी नीचे वाली जितनी भी कंडीशंस हैं उन सबको एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसको, इस एग्जीक्यूशन को स्टॉप करने के लिए आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, ओके? हर एक स्विच प्रोग्राम में ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ होती है। ब्रेक स्टेटमेंट एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, सॉरी। फिर इसके अंदर लास्ट पे आपका एक डिफ़ॉल्ट आता है, डिफ़ॉल्ट ब्लॉक आता है। अच्छा, डिफ़ॉल्ट ब्लॉक क्या होता है? डिफ़ॉल्ट ब्लॉक आपका वो होता है, मतलब लाइक लेट्स सपोज़ जो आपने कंडीशंस लगाई है, अगर उनमें से कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होती, तो प्रोग्राम क्या करेगा? प्रोग्राम ये करेगा कि प्रोग्राम हमेशा आपके डिफ़ॉल्ट के अंदर जो आपकी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, उसको एग्ज़ीक्यूट कर देगा, ओके?
दोबारा सुने, अगर आपका केस 1, केस 2, केस 3 जो भी आपकी जितनी रिक्वायरमेंट्स अगर आपकी वो एग्जीक्यूट नहीं होती, तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट आपके उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, खैर मैं हैंडआउट्स में अब रिटर्न वापस आता हूँ। ओके, स्विच स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको यही चीज़ बताई है। इफ स्टेटमेंट यहाँ पे इन्होंने थोड़ा-सा बताया हुआ है कि इफ के बारे में क्या है, मतलब क्यों हमें क्या ऐसी इमरजेंसी पड़ी, क्यों हमने स्विच स्टेटमेंट यूज़ की। स्विच स्टेटमेंट इफ सबसे पहले इफ ये इन्होंने ये बताया है कि इफ स्टेटमेंट अगर आपने यूज़ करनी है तो आप इस तरह मतलब लाइक आप यूज़ करें, लेकिन इसको यूज़ करने की मतलब ये एक एफिशिएंट तरीका नहीं है कि जब लाइक में बस 5 से 6 कंडीशंस आ गई तो देन हमें सिंगल मतलब छोटे बच्चों की तरह हमने जस्ट इफ स्टेटमेंट लगा दी। नो, इनफ, हमने ऐसा नहीं करना। हमने एक जो प्रोग्राम बनाना है वो एक प्रॉपर बनाना है प्रोग्राम, मतलब एक ऐसा कोड होना चाहिए जिसपे जिसको हम कहें कि हाँ ये कोड है। लेकिन ये जो सिंपली इफ स्टेटमेंट मतलब छोटे बच्चों की तरह इफ लगा दी, इफ अगर ये होगा तो ये होगा, ये होगा ये, नो, हमने ऐसा नहीं करना। फिर दूसरी में बस कंडीशन हो सकती है कि हम कोई इफ एल्स इफ यूज करें, लाइक जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इफ एल्स इफ यूज कर सकते हैं जब हमें बस काफी सारे कंडीशन हो, तो ये भी गुड टेक्निक है। बट अगर आप इफ एल्स इफ से भी बेटर कोई प्रोग्रामिंग को चूज करना चाहते हैं तो आप हमेशा स्विच स्टेटमेंट को यूज करेंगे। ओके, स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो हम प्रोग्राम लिखेंगे वो एक बहुत यूनिक कोड होगा। स्विच स्टेटमेंट के बारे में इन्होंने यहाँ भी ये सिंटैक्स लिखा हुआ है, सेम सिंटैक्स यहाँ भी सेम है और ये जो सिंटैक्स मैंने आपको बताया ये भी सेम है। इन्होंने बेसिकली ये जो वीयू के हैंडआउट्स हैं इन्होंने केस कांस्टेंट के अंदर आगे कॉलन लिख के आगे ही इन्होंने स्टेटमेंट लगा दी है। तो इसमें भी सेम चीज़ है, क्योंकि ये कॉलन ही है, एक लाइन में लिखते हैं तो इसका कोई ऐसा इशू नहीं होगा। ओके, तो इसके बाद ये इन्होंने एग्जांपल्स बताई हुई है। खैर आगे ब्रीक स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ब्रीक स्टेटमेंट क्या काम करती है। ब्रीक स्टेटमेंट आपके जो कंट्रोल प्रोग्राम का जो फ्लो होगा उसको कंट्रोल करती है, लाइक उसको इंटरप्ट करेगी, उसको रोकेगी। ओके, ओके, मैं आपको ये उर्दू में इसलिए आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश में मतलब कुछ कम चीज़ें समझ आती हैं। तो खैर हमने वो अपना जो हमारा कंसेप्ट है उसको हमने क्लियर करना है। तो जब तक आपका अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको कभी भी आपको प्रोग्रामिंग की समझ नहीं आएगी। ओके, अच्छा, इसके बाद है अब कंटीन्यूअस स्टेटमेंट। कंटीन्यूअस स्टेटमेंट क्या है? कंटीन्यूअस स्टेटमेंट के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। कंटिन्यू कंटिन्यू स्टेटमेंट W3 स्कूल। कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में भी यहाँ पे चीज़ आ रही है, कंटिन्यू स्टेटमेंट C++। क्योंकि कंटिन्यू स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ होती है, तो इसने हमें जावास्क्रिप्ट के बारे में निकाल किया था। अच्छा, ये हमारे पास C++ की कंटिन्यू स्टेटमेंट आ गई है। इसमें क्या लिखा हुआ है? ये जो हैंडआउट्स है इसमें ये जो डेफिनेशन है एंड ये सेम चीज़ है, मतलब वर्किंग प्रोसेस हमने देखना है कि जिसका वर्किंग प्रोसेस सेम है। जब आपको चीज़ों के कंसेप्ट की क्लियर होगी तो आपको ऑटोमेटिकली वो भी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। द कंटिन्यूअस स्टेटमेंट ब्रेक वन आइटरेशन इफ अ स्पेसिफिक कंडीशन अकर एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट आइटरेशन इन द रो। कंटिन्यूअस स्टेटमेंट क्या करता है? जब आपके पास काफ़ी ज़्यादा फॉर लूप आ जाए, फॉर लूप जब आपकी ये फॉर लूप एक दफ़ा एग्जीक्यूट होती है फिर वो सेकंड टाइम एग्जीक्यूट होगी जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी। जब आपकी फॉर लूप फर्स्ट टाइम इंक्रीमेंट होगी, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या काम करेगी? कंटिन्यू स्टेटमेंट आपके वहाँ को प्रोग्राम को वहाँ से उस फर्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद अपने सेकंड फॉर लूप की कंडीशन में चला जाएगा और फिर उसको करेगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट इन शॉर्टकट, कंटिन्यू स्टेटमेंट आपके प्रोग्राम की स्पीड को इंक्रीज करती है, कंटिन्यूटी को शो कर ली। जैसे नेम से वाज़ेह है कंटिन्यू स्टेटमेंट ये आपके प्रोग्राम को की जो वर्किंग प्रोसेस है उसको इंक्रीज करेगी। ओके, ये आपकी होगी कंटिन्यू स्टेटमेंट। हर अब ये एक स्टेटमेंट है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट इतनी इम्पोर्टेंट
स्टेटमेंट नहीं है। अगर आप ये देखें इन्होंने इस पैराग्राफ में ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये इतनी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट नहीं है। तो हम इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ओके। अम, इस ये टिप्स पॉइंट है। टिप्स पॉइंट को हम देख लें। टिप्स पॉइंट हमेशा एक इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो टिप्स पॉइंट को हम ज़रूर देखेंगे। सबसे पहले जो पॉइंट है वो ये है, ट्राई टू यूज अ स्विच स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ मल्टीपल इफ स्टेटमेंट। ये कह रहे हैं कि जब आपके पास बहुत सारे कंडीशंस हो जाए तो आप हमेशा स्विच स्टेटमेंट को प्रेफर करें, सिवाय ये कि मल्टीपल इफ स्टेटमेंट। मल्टीपल मतलब काफी सारे इफ स्टेटमेंट को हमने यूज नहीं करना। उसके लिए सबसे बेस्ट जो अप्रोच है वो स्विच स्टेटमेंट है। तो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, मतलब जो प्रेजेंट पे अभी जो पुराना मान रहे हैं, ज़्यादातर वो स्विच स्टेटमेंट ही यूज़ होती हैं, कभी भी इफ एल्स इफ यूज़ नहीं होती। स्विच स्टेटमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके। मिसिंग अ ब्रेक स्टेटमेंट इन अ स्विच स्टेटमेंट में कॉज अ लॉजिकल एरर। अगर हम एक स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक स्टेटमेंट को ना लिखें तो वो एक लॉजिकल एरर होगा, और ये आपका एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि अगर आप स्विच स्टेटमेंट ब्रेक स्टेटमेंट ना यूज़ करेंगे कौन सा एरर आता है। ऑलवेज प्रोवाइड अ डिफॉल्ट केस इन स्विच स्टेटमेंट। हमेशा आप अपने स्टेटमेंट के एंड पे डिफॉल्ट केस जरूर ऐड करें। जैसे मैंने आपको बताया कि वो डिफॉल्ट स्टेटमेंट जब आपकी कोई भी कंडीशन ना चलेगी तो आपकी डिफॉल्ट जो केस होगा वो आपका एग्जीक्यूट होगा। ओके। नेवर यूज गो टू स्टेटमेंट इन योर प्रोग्राम। कभी भी आप अपने प्रोग्राम में गो टू स्टेटमेंट ना यूज करें। कम से कम जितने चांसेस हैं, मतलब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट को कोई नहीं होती कि गो टू स्टेटमेंट यूज करें। मतलब हर बार हर आप जितना काम हो सके आप उसको यूज करें। मिनिमाइज यूज अ ब्रेक ऑन कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट को कम से कम यूज किया जाए। इसकी यूजिबिलिटी को हमेशा कम रखना चाहिए। ओके। आई होप सो ये आपको ये जो 4-5 चीज़ें हैं ये आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर इनके बारे में कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो जो भी आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन करेंगे मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे अगर उसका आंसर वहाँ पे मैं दे सका तो ज़रूर दूंगा। अगर नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका वही कमेंट का जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर दूंगा। ओके। तो ये जो टिप्स पॉइंट है इनको आपने ज़रूर ऐड करना है। इनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यू में सारे ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं ना, इनमें ही आपके एमसीक्यूज बनते हैं। ज़्यादा चांसेस इनमें से होते हैं। तो जब आप एग्ज़ाम के लिए देने जाएँ मिड टर्म के लिए, तो जाती दफ़ा 1 घंटा पहले आप अपने जितने भी आपके मिड टर्म के लेक्चर हैं, लाइक 1 से लेकर 22 तक जितने भी आपके लेक्चर्स हैं, उनके ये जो टिप्स पॉइंट है उनको आप ज़रूर रेडी करें, क्योंकि इनमें से आपकी चीज़ें बनती हैं। अच्छा, अब जो लेक्चर नंबर 9 है, लेक्चर नंबर 9 में जो हमारा जो मेन इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है फंक्शन। फंक्शन में आपको फंक्शन के बारे में मैं आपको सबसे पहले थोड़ा-सा इंट्रो मैं आपको देता हूँ कि फंक्शन क्या होते हैं। देखिए फंक्शन जैसे नेम से वाज़ेह है कि मतलब कोई फंक्शन अगर हम कोई प्रैक्टिकली देखें अपनी लाइफ के बारे में, फंक्शन हम कहते हैं कोई तकरीब कोई फंक्शन हो रहा है, तो प्रैक्टिकली हम इसको इस सेंस में लेते हैं लाइक अपनी डेली लाइफ रूटीन में। बट इन केस ऑफ सी प्लस प्लस फंक्शन क्या होता है? इन केस ऑफ सी प्लस प्लस फंक्शन आपके जो आपका लाइक जैसे आप कोड करते हैं, कोड करते वक़्त हमारे पास काफ़ी सारा कोड हो जाता है। तो सी फंक्शन क्या करता है? फंक्शन आपके कोड को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। लाइक एक सीक्वेंस, एक प्रोग्राम के अंदर सीक्वेंस ही रखते हैं। फंक्शन की जब से ये फंक्शंस प्रोग्रामिंग टूल्स में आए हैं, यूज़र डेवलपर्स का काम बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो चुका है। क्योंकि जितने भी जो बड़े-बड़े टास्क होते हैं, उनको हम फंक्शन में डिवाइड कर देते हैं। फंक्शन जब स्टार्ट से करें, फर्स्ट टाइम अगर कोई चीज़ इसको देखें, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा टफ लगती है। लेकिन जब चीज़ की प्रैक्टिस की जाए, तो वो वही चीज़ बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाती है। तो फंक्शन के बारे में भी मैंने एक इसके एक सेपरेट एक वीडियो लेक्चर, एक सेपरेट एक वीडियो लिस्ट मैंने रिकॉर्ड की है। ये इसकी भी लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूँगा, आपने उसको भी ज़रूर वॉच करना है, अगर आपने फंक्शन के बारे में इन डिटेल आपने जाना है। ओके। तो ख़ैर फंक्शन के बारे में मैं आपको मज़ीद आगे बताता हूँ।
फंक्शन जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता के कि आपका काफ़ी ज़्यादा जब कोड होगा तो उसको शॉर्ट ये लिखने के लिए, शॉर्ट कोड्स में लिखने के लिए आप उसको छोटे-छोटे ब्लॉक्स में हम इनको डिवाइड करते हैं, ओके? तो फंक्शन फंक्शन के बारे में फंक्शन देयर आर 2 कैटेगरी फंक्शन की 2 कैटेगरीज़ होती हैं। ये आपसे प्रोग्राम में आ सकता है कि फंक्शन की कितनी कैटेगरीज़ हैं। फंक्शन देयर आर 2 कैटेगरी फंक्शन दैट रिटर्न अ वैल्यू फंक्शन वो जो वैल्यू को रिटर्न करें, फंक्शन दैट डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू और वो फंक्शन जो वैल्यू को रिटर्न ना करे। फंक्शन के बारे में मैं आपको डिटेल में यहाँ मैं बताता हूँ थोड़ा-सा। फंक्शन के बारे में अगर आप मुझे यहाँ से मिल जाए तो हाँ, ये मिल गया। सी प्लस प्लस फंक्शन अच्छा सी प्लस प्लस फंक्शन ये हमारे पास आ गए। A function is a block of code which only runs when it is called. फंक्शन एक हमारा एक कोड होगा ये उस वक्त चले जब हम इसको रन करेंगे ओके फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो ये है void my function और आपका कोड ओके अच्छा सबसे पहले यहाँ पे void क्या है मैं इसको यहाँ से ना कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ अच्छा अब सबसे पहले मैं ये क्योंकि हमारे पास एक सिंटैक्स है तो इसी सिंटैक्स को ही मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले आप ये देखिए ये void क्या है void अगर आपको मैं थोड़ा सा इन शॉर्टकट में थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँ मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डाटा टाइप्स होते हैं अगर आपने फर्स्ट वीडियो मेरी इस सीरीज की नहीं देखी हुई ज़रूर आप उसको देखें क्योंकि जब आपको बेसिक चीज़ों का आइडिया होगा तो फिर आप इन चीज़ों पे आपको ये चीज़ समझ आएगी अच्छा खैर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डाटा टाइप्स होते हैं लाइक इंट फ्लोट स्ट्रिंग कैरेक्टर तो वो हमारे पास होती हैं डाटा टाइप्स ये जो वाइड होता है इसमें हम क्या लिखते हैं इसमें हम रिटर्न वैल्यू लिखते हैं ओके जो हमारे प्रोग्राम्स जो हमारे फंक्शन का रिटर्न वैल्यू होती है उसको हम लिखते हैं फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है माई फंक्शन में हम क्या करते हैं माई फंक्शन क्या है ये आपका फंक्शन नेम होता है फंक्शन नेम मीन ये जो आपका पूरा एक फंक्शन आपने बनाया होगा उसका जो नेम है लाइक एक ब्लॉक है जैसे मैं आपको एक डेली लाइफ की एग्जांपल देता हूँ हर एक इंसान का एक अपना एक यूनिक नेम होता है मतलब एक खास स्पेशल नेम होता है जिसको हम उस बंदे को उस नेम से हम उसको बुलाते हैं तो ऐसे ही हमारे प्रोग्राम में हमारे जो फंक्शंस होते हैं इनका एक स्पेसिफिक इनका कोई नेम होगा उस नेम को हम यहाँ पे लिखते हैं लाइक मैं जैसे मैं इसको कहता हूँ लाइक पाकिस्तान अब ये होगा कि ये जो फंक्शन ब्लॉक है इसका जो नेम है ये हमारे पास पाकिस्तान हो जाएगा पाकिस्तान फंक्शन नेम हो गया ओके ये रिटर्न वैल्यू क्या होगी ये रिटर्न वैल्यू जब प्रोग्राम जब फंक्शन हमारा बनेगा तो ये एक कोई वैल्यू रिटर्न करेगा तो उसको हम रिटर्न वैल्यू करते हैं रिटर्न वैल्यू वैल्यू अब देखिए वैल्यू मैंने नेम से यूज की है रिटर्न वैल्यू सबसे पहले एक वर्ड है रिटर्न फिर वैल्यू मतलब कोई वैल्यू रिटर्न करे अब वैल्यू कौन सी हो सकती है या वो इंट हो सकती है या वो फ्लोट हो सकती है या वो स्ट्रिंग हो सकती है जो मोस्टली जो वैल्यूज रिटर्न होती है वो रिटर्न होती है इंट तो हम यहाँ पे इंट लिखेंगे अब ये इंट रिटर्न वैल्यू पाकिस्तान हमारे पास फंक्शन नेम और नीचे हमारा स्टेटमेंट्स यूज होंगी जो हम यूज करेंगे जो हम स्टेटमेंट ब्लॉक बनाएंगे अपने फंक्शन के लिए ओके और एक चीज मैं आपको मजीद यहाँ पे बता देता हूँ कि हमारे पास जब भी फंक्शन कॉल होगा हमारे पास फंक्शन कॉल होगा इसके नेम के साथ फंक्शन को हमने एग्जीक्यूट करना है इसको इसको इसके नेम के साथ तो फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम फंक्शन कॉल करते हैं इस ये जो मैंने लिखा है इसको हम कहते हैं फंक्शन कॉल फंक्शन कॉल करने के लिए सबसे पहले आप जो रिटर्न वैल्यू आप ऊपर यूज करते हैं वो फंक्शन नेम और फिर उसके बाद फंक्शन सॉरी सबसे पहले हम लिखते हैं इंट रिटर्न वैल्यू फिर उसके बाद हम लिखते हैं फंक्शन नेम तो इस तरह जो हमारे पास ये जो ब्लॉक होगा ये हमारे पास फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा और एक चीज मैं यहाँ पे पहले स्टेप में मैं ये चीज भूल गया हूँ जो आपको बतानी है
ये जो सबसे पहले जब रिटर्न वैल्यू हम लिखेंगे, रिटर्न वैल्यू एंड फंक्शन नेम, जब हम इसको लिखेंगे, इसको हम कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। ओके, ये आपने चीज नोट डाउन कर लेनी है, आप इसको लिख लें। जब आपका जब आपके रिटर्न वैल्यू एंड फंक्शन नेम एक साथ हो जाता है तो उसको हम कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। और जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसको हम कहते हैं फंक्शन कॉल, मतलब उसका जो नेम, उस ब्लॉक का जो नेम होगा वो फंक्शन कॉल होगा। जैसे ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंट पाकिस्तान, ये आपका फंक्शन कॉल होगा। ओके, अगर आपने मजीद इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखनी है तो जैसे मैंने ऑलरेडी आपको मैं बता रहा हूँ कि इस फंक्शन टॉपिक की भी एक सेपरेट वीडियो है, आप उसको जरूर वॉच करें। ओके, तो खैर मैं अब हैंडआउट्स में थोड़ा सा आगे मूव ऑन करता हूँ। अच्छा, ये जो चीजें हैं ना, ये जो चीजें ऊपर लिखी हुई हैं, ये आप इनको एक दफा रीड करें, आपको ये चीज समझ आ जाएगी। क्योंकि मैं ये नहीं करूंगा कि मैं यहाँ से फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करूं, मैं आपको छोटे बच्चों की तरह मतलब ये चीजें बताऊंगा कि इसके ट्रांसलेशन क्या है। मैं आपको कंसेप्ट दूंगा। देखिए, जब आपको चीज़ों के कंसेप्ट का आइडिया होगा ना, आप हमेशा अच्छे प्रोग्राम उस वक्त बन सकते हैं। कभी भी मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप फंक्शन की डेफिनेशन को याद करें। फंक्शन की डेफिनेशन याद करने से क्या होगा? हाँ ठीक है, आप फंक्शन की डेफिनेशन याद करेंगे, अभी आप एग्जाम के लिए जाएंगे, मिड टर्म के लिए, आप वहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन उस डेफिनेशन को उस वक्त तक उसका मजा नहीं आता जब तक हमें उसकी डेफिनेशन का, उसके कंसेप्ट का ना आइडिया होगा। जब आपको उसके कंसेप्ट का आइडिया होगा ना, तो डेफिनेशन आप खुद ही ऑटोमेटिकली आप लिख देंगे। ये मैं आपको बात गारंटी से कह रहा हूँ। जब आपको किसी भी चीज का कंसेप्ट का आइडिया होगा इन प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग के अंदर, जब आपको चीजों का कंसेप्ट का आइडिया होगा तो उस टाइम पे आप हमेशा अपनी डेफिनेशन आप खुद लिख देंगे। डेफिनेशन याद नहीं करनी, रटनी ही नहीं है, डेफिनेशन को समझना है। ओके, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको ये ऊपर चीज बताई है कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन हमारा एक ब्लॉक होता है जिसको जो कि छोटे छोटे पार्ट्स में होता है, और इस ब्लॉक को हम रीयूज कर सकते हैं, बार बार यूज यूज कर सकते हैं। लाइक जब हमने एक दफा फंक्शन बना दिया तो उसको जब अगर हमने 5-6 दफ़ा यूज़ करना है तो उसको हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। जस्ट जो हमारा फंक्शन कॉल्ड का जो हमारी स्टेटमेंट्स होगी, इसको हम रिपीट करेंगे। ओके, ये हमारा होता है फंक्शन कॉल करना। ओके, ये हमारा टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन के बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में चीज़ बताई, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन का जो सिंटैक्स है। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, रिटर्न वैल्यू, फंक्शन नेम, और ये आर्गुमेंट, सॉरी आर्गुमेंट भी मैं एक चीज़ यहाँ पे मिस कर गई हूँ। अच्छा, ये जो पैरेंथेसिस के अंदर ना हम आर्गुमेंट्स पास करते हैं। आर्गुमेंट्स के बारे में मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे जो नेक्स्ट वीडियोस सॉरी जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें फंक्शन की डिटेल में लिखा हुआ है, बताया हुआ है। मतलब उसमें प्रोटोटाइप्स भी यूज होंगे, आपके पैरामीटर्स भी यूज होंगे, आपके आर्गुमेंट्स भी यूज होंगे, तो उसमें ना हम ये करेंगे। ठीक है, तो खैर ये आप याद रखें कि इस ब्रैकेट के अंदर जो हम आर्गुमेंट्स पास करते हैं और ये डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट्स है। ठीक है, आपकी डिक्लेरेशन भी ये होती है, स्टेटमेंट भी ये होती है। जैसे मैंने आपको ये बताया कि फंक्शन डिक्लेरेशन ये होता है, मतलब ये जो चीज़ है, तो ये आपकी फंक्शन डिक्लेरेशन होगी। ये पूरा ब्लॉक आपका फंक्शन डिक्लेरेशन होगा। ओके, तो रिटर्न वैल्यू टाइप वही जो मैंने आपको बताया कि मतलब आपकी एक वैल्यू होगी जो रिटर्न होगी, वो किस टाइप की होगी उसके बारे में। फिर जो फंक्शन नेम मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ का एक स्पेशल एक फंक्शन नेम होता है। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स के बारे में भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। कॉलिंग मैकेनिज्म क्या है? कॉलिंग मैकेनिज्म जैसे मैंने आपको ये चीज़ बताई है, ये कॉलिंग मतलब जब हमने प्रोग्राम लिखना है तो उसको कॉल भी तो करना है ना। मतलब जैसे अगर किसी बंदे को हमने बुलाना हो, मतलब कोई इंसान, कोई हमारा दोस्त है, तो हम उसको कैसे बुलाते हैं? उसको उसके नेम से बुलाते हैं, उसको उसके नेम से हम कॉल करते हैं, फ़ोन कॉल नहीं, वैसे उसको हम बुलाते हैं। तो जब हमने इस फंक्शन को बुलाना है, तो इसको मतलब हम इन केस ऑफ सी प्लस प्लस हम इसको बोलेंगे कि हमने इस फंक्शन को कॉल करना है, मतलब हमने इस फंक्शन को बुलाना है। इस फंक्शन को बुलाने के लिए इसका ये सिंटैक्स होगा, इसको हम ये फंक्शन कॉल करेंगे। सही है? आई होप सो ये आपको ये जो चीज़ें हैं
में आपको इस चीज़ की अच्छी समझ आ रही होगी। अगर नहीं कोई समझ आई, अगर मेरा टीचिंग मेथड में थोड़ी चेंजिंग की ज़रूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। देखिए, जब तक आप चीज़ों को बताएँगे नहीं, मैं कभी भी वो चीज़ क्लियर नहीं करूँगा। जब आपकी इंसान मिस्टेक हो जाती है, जब आप मिस्टेक्स बताएँगे, तो देन ही इंसान वो हमेशा हमेशा वो चीज़ों को ओवरकम करता है, ओके? तो ख़ैर मैं अब थोड़ा-सा आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में करता हूँ। हाँ, ये सारी वो चीज़ें एग्ज़ाम्पल्स हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। जब आपको फ़ंक्शन के बारे में आप सिंपल सी चीज़ें करेंगे, तो आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी। अच्छा, टिप्स में क्या है, वी यूज़ फंक्शन फॉर ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पीसेस। जैसे मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि हमारे पास जब बहुत ज़्यादा टास्क हो, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं स्मॉल पीसेस में, व्हिच इज़ अ टॉप डाउन स्ट्रक्चर अप्रोच, जो कि हमारी सबसे पहले ये एक अप्रोच होती है। Each function should be a small module, self-contained. It should solve a well-defined problem. हर एक फंक्शन होता है वो स्मॉल छोटे पार्ट्स में होता है, सेल्फ कंटेन होता है, उसकी अपनी एक नेम, और जैसे वो एक फंक्शन का एक अपना नेम होता है, वो एक सेल्फ कंटेन होता है। इट शुड सॉल्व अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। वो हमेशा प्रॉब्लम को वेल डिफाइंड वे में उसको सॉल्व करता है। वेरिएबल नेम एंड फंक्शन नेम शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जो फंक्शन के अंदर जो हम वेरिएबल यूज करेंगे वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होंगे, मतलब जो वेरिएबल जो हम वो उस फंक्शन के अंदर यूज करेंगे ना, उस वेरिएबल को हम किसी दूसरे फंक्शन में यूज नहीं कर सकते हैं। एक प्रोग्राम में आपके 10 भी फंक्शन हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं। जितना आपका जो प्रोजेक्ट हो, जितना आपका जो टास्क हो वो लेंथी होगा, तो उसके मुताबिक आपके फंक्शन बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो एक चीज याद के रखिए, अगर उस फंक्शन का जो हम वेरिएबल यूज करेंगे ना, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होंगे। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मीन वो जो वेरिएबल वो उस फंक्शन में ही यूज होंगे, वो वेरिएबल किसी हम दूसरे फंक्शन में यूज नहीं करेंगे, ओके? ऑलवेज कमेंट का कोड, हमेशा आपने कोड को कमेंट करना है। कमेंट मीन क्या होता है, जैसे ये लिखा हुआ है कोड को भी एग्जीक्यूटिव, ये आपका कोड कमेंट है। ये कमेंट करने के लिए आप ये 2 स्लैश लाइन यूज करते हैं। कमेंट कभी भी आपका एडिटर जो सा है, लाइक यहाँ पे जो डेव सी प्लस ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करता है, ओके? तो ये थी टिप्स पॉइंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में क्या है, हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स क्या होती हैं? हेडर फाइल्स मैं आपको यहाँ पे, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, अम, सबसे पहले यहाँ पे एक स्टैटिक यूज होता है हैशटैग। हैश हैश कहाँ पे गया है? हम शायद वो कीबोर्ड, मेरे कीबोर्ड में शायद वो वर्ड्स नहीं है। खैर हम लिखते हैं हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे हैश, ओके? फिर उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, उसके बाद है इंट मेन। अच्छा, ये हमारे ये जो फाइल्स है ना, ये जो मतलब ये जो मैंने 3 कोड्स लिखे हैं, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, ये हमारी जो हर प्रोग्राम के स्टार्ट में हमने ये चीज़ लिखनी है। और ये होती क्या है, ये होती है हमारी हेडर फाइल्स। अब हेडर फाइल्स क्या होती हैं? हेडर फाइल्स जैसे नेम से वाज़ेह है कि हेडर, हेडर मीन हेड, जैसे इंसान का एक हेड होता है जो सबसे टॉप पे होता है, हेड सर। तो हेडर हेडर फाइल्स होती है हर प्रोग्राम की, एक स्पेसिफिक कुछ फाइल्स होती है बैकएंड पे, जिसके ऊपर आपका प्रोग्राम आपका चल रहा होता है। तो हमारे पास एक जो मेन फाइल है वो है, उसका नेम है आईओस्ट्रीम डॉट एच। डॉट एच नेम से, डॉट एच एक्सटेंशन से वो फाइल सेव है इस डेव सी प्लस प्लस की बैकएंड पे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जब आप प्रोग्राम सेव करते हैं, सेव एज करते हैं, तो आप उसको हमेशा डॉट सीपीपी में उसको एक्सटेंशन से आप उसको सेव करते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं डॉट सीपीपी। डॉट सीपीपी क्या है? डॉट सीपीपी एक एक्सटेंशन है डेव सी प्लस प्लस की। तो इसी तरह हेडर फाइल की एक एक्सटेंशन है डॉट एच। डॉट एच से वो फाइल सेव होती है, उस फाइल की बेस में आपका सारा प्रोग्राम चल रहा होता है। ये चीज होती है हेडर फाइल, ओके?
हेडर फाइल के बारे में आप मज़ीद यहाँ से इसको ज़रूर रीड करें। जैसे ये सारी वो चीज़ लिखी हुई है डॉट एच से हम उसको सेव करते हैं। तो उसके बाद जो इसमें जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। हेडर फाइल्स में हमारा बहुत सारा काम ईज़ी हो जाता है। क्योंकि जो चीज़ हमारी यूनिक होती है उसको हम एक ही दफ़ा यूज़ करते हैं। लाइक अगर हमने कोई एक टास्क बनाना है मतलब पाई नेम का, मतलब पाई का कहीं पे हमने फार्मूला यूज़ करना है। जैसे कि हमें पता है कि पाई की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है 3.14, तो उसकी वैल्यू हम एक ही दफ़ा लिख देती हैं, तो वही हम वैल्यू हर प्रोग्राम में हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी ये जो वैल्यू होगी इसको हम लिखेंगे ऐसे, जैसे मैं आपको यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख दूंगा डबल पाई इक्वल 3.14। तो इस तरह मेरी ये जो वैल्यू है ये मेरे पास हेडर के अंदर आ गई, तो ये हो जाएगा। अच्छा, फंक्शन के बारे में मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। ये जो हमने लिखा है ना इंट मेन यहाँ पे लिखा है। इंट मेन भी हमारा एक फंक्शन है। जैसे ये इंट ये भी रिटर्न कर रहा है और मेन उसका नेम है। फिर ये भी ब्रैकेट है, ये भी एक पैरेंथेसिस ब्रैकेट, और फिर ये भी ब्रैकेट है। इंट मेन जो से हर प्रोग्राम के स्टार्ट में हम लिखते हैं, इंट मेन भी हमारा एक फंक्शन होता है। ओके, तो इसको भी आपने देख लेना है कि जो हमारे पास इंट मेन होता है ये भी हमारा एक फंक्शन होता है। हाल हम हेडर फाइल में वापस आते हैं। हेडर फाइल के अंदर फिर स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर्स होते हैं, मतलब स्पेसिफिक उनके नेम होते हैं। जैसे इसके अंदर आपका स्पेसिफिक नेम है, इंक्लूड, यूजिंग नेम स्पेस, ऐसे ये हमारे पास होते हैं स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर्स। ठीक है, ओके। जो फंक्शन मतलब जो हमारे पास फंक्शन होते हैं वो भी हमारे पास स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर्स होते हैं। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर आपके होते हैं सी प्लस प्लस में हम आइडेंटिफायर को कहते हैं वर्ड्स, स्पेशल वर्ड्स। ओके, तो ये जो चीज़ होती है, ये मतलब ये जो मैं आपको छोटी-छोटी चीज़ें ये बता रहा हूँ, ये आपकी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। फंक्शन कॉलिंग क्या होता है? फंक्शन कॉलिंग के बारे में मैंने आपको पहले बताया है कि फंक्शन मतलब जब हमारा एक प्रोग्राम फंक्शन कॉल बन जाएगा, फिर हमने उसको बुलाना है, उसको कॉल करना है। जैसे हम किसी इंसान को बुलाते हैं उसके नेम के साथ, तो हमने फंक्शन को उसके नेम के साथ उसको कॉल करना है। ठीक है, ये आपकी होगी फंक्शन कॉलिंग। ये सारी चीज़ आपने इनको एक दफ़ा अच्छे से रीड करना है। अगर इसमें कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको कोई इश्यू हो, कोई ऐसा पॉइंट, आपने क्या करना मतलब लाइक आप ये पैराग्राफ रीड कर रहे हैं, अगर आपको इस किसी पैराग्राफ की समझ नहीं आती, मतलब ये क्या लिखा, आपने करना क्या है, आपने जैसे ये एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपने इसको करना है, यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करके आपने कमेंट में भेज देना है। फिर मैं कमेंट में आपको मैं बता दूँगा कि उसका क्या मतलब होगा। बाकी ये चीज़ें ईज़ी हैं, इतनी मुश्किल नहीं है। ओके, ये जो मैंने चीज़ बताई है आपको, इसको आपने ज़रूर एक दफ़ा रीड करना है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको कोई इश्यू हो, तो आपने वो ज़रूर चीज़ पूछनी है। हाँ, ये टिप्स पॉइंट मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। हेडरफाइल इज़ अ नाइस मैकेनिज़्म टू पुट फंक्शन प्रोटोटाइप एंड डिफाइन कॉन्स्टेंट। हेडरफाइल होते हैं वो हमारे फंक्शन प्रोटोटाइप्स होते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं? फंक्शन प्रोटोटाइप्स हमारे पास ये होता है। इसको हम फंक्शन डिक्लेरेशन भी कहते हैं और फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं। ठीक है? जैसे ये देखिए, ये हमारे पास ये एक फंक्शन प्रोटोटाइप है, इंट मेन। ये हमारे हेडर के अंदर है ना, तो ये भी हमारे पास एक फंक्शन प्रोटोटाइप है। There are three levels of scope to be taken care of associated with identify global scope, function level scope and block level scope। ये आपसे पास एमसीक्यूज में आ सकता है कि कितने लेवल के स्कोप्स होते हैं। तो आपके पास 3 स्कोप्स होते हैं, इनको आपने नेम याद रखना है। फॉर फंक्शन कॉलिंग मैकेनिज्म, गो फॉर कॉल बाय वैल्यू। कॉलिंग मैकेनिज्म के लिए कॉल बाय वैल्यू देखना है, अनलेस देयर इज अ नीड ऑफ कॉल बाय रेफरेंस, जब तक आपको कॉल बाय रेफरेंस का आइडिया नहीं होगा। ओके, कॉल बाय रेफरेंस के बारे में भी आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी एक लेक्चर बना हुआ है, तो उसमें हम कॉल बाय रेफरेंस को देखेंगे। अप्लाई अ रिकर्सिव फंक्शन वेयर देयर इज अ रिपीटेटिव पैटर्न, एलिजेंस इज रिक्वायर्ड एंड देयर इज नो रिकर्सिव प्रॉब्लम। अप्लाई अ रिकर्सिव फंक्शन वेयर देयर इज अ रिपीटेटिव पैटर्न, आपने वहां पे रिकर्सिव फंक्शन यूज करना है जब आपका एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। तो वहां पे आप जब अपना एक फंक्शन रिकर्सिव यूज करेंगे, तो आपको वो जो प्रोग्राम होगा, वो जो फंक्शन होगा, वो आपका एक अच्छे सोर्स के साथ आपका वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ओके,
कोई ऐसी पॉइंट जिसमें आपको कोई इशू हो तो आपने कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। ओके, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।